एक आदमी की सिर्फ एक गलती उसे ऐसी जगह ले आती है जहां इंसान इतना टूट जाता है कि मौत भी एक तोहफा लगने लगती है। थोड़ी देर पहले ही वो आदमी घर वापस आया था, पर अब उसका घर अजीब सी खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर जैसे ही उसने अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसकी बीवी ने हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि बच्चे बेसमेंट में हैं और घर के बाकी सदस्यों के साथ खेल रहे हैं। ये सुनते ही उस आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उनके घर में ना तो कोई बेसमेंट था और ना ही कोई और सदस्य। उस पल उसे समझ आ गया कि उसकी बीवी पर घर में रहने वाली आत्माओं का कब्जा हो गया है और उनके बच्चों की जान खतरे में है। इसलिए घबराहट में वो पूरे घर में बेसमेंट तलाशने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि अगर उसने बेसमेंट ढूंढ लिया तो वो घर में 150 साल से भी पुराने ऐसे राज से पर्दा उठा देगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पर क्या वो बेसमेंट को ढूंढ पाएगा? क्या उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि 150 साल से भी ज्यादा दफन वो राज क्या है? पर ये सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल कुछ दिनों पहले एरिक अपनी पत्नी रेचल और उनके दो बच्चों अप्रैल और एंड्रयू के साथ स्वाना में अपने नए घर में शिफ्ट होने आए थे, क्योंकि पुराने घर के स्विमिंग पूल में एंड्रयू की ट्विन सिस्टर एलिस की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ये परिवार एक नई शुरुआत के लिए यहाँ आया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला उनके लिए जिंदगी भर का एक ऐसा डरावना सपना बन जाएगा जिसे वो लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। खैर, नए घर पहुंचने पर रेचल और एंड्रयू को घर काफी पसंद आता है, लेकिन अप्रैल को ये जगह बिल्कुल भी नहीं भाती और वो अपने पुराने घर वापस जाने की जिद करती है। पर अब तो उन्हें यहीं रहना था। अभी घर का जायजा लेते वक्त रेचल देखती है कि ऊपर के कमरे के डिजाइन अभी अधूरे हैं, जिस पर एरिक उसे उसकी पसंद से डिजाइन करने को कहता है। अब इसके बाद रात में जब रेचल लाए हुए सामान के डिब्बे खोल रही होती है, तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर से एक बॉल नीचे गिरती है जो मरी हुई एलिस के सामान वाले बॉक्स से गिरी थी। उस बॉक्स को देखने पर रेचल को उसमें एलिस की एक डॉल भी मिलती है, जिसे वो तुरंत कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। अब इसके अगली सुबह जब एरिक बच्चों को स्कूल छोड़ने चला जाता है, तो रेचल एंड्रयू का सामान सेट करते वक्त वही डॉल दोबारा उसके क्लोजेट में देखती है, जो ना जाने कैसे लेकिन अंदर आ गई थी, जिस पर फिलहाल तो रेचल ज्यादा ध्यान नहीं देती और गुस्से में उसे फिर से घर से बाहर फेंक देती है। दूसरी ओर एरिक अपने कंस्ट्रक्शन के काम पर अपने साथी जेम्स से मिलता है, जिस दौरान जब जेम्स को पता चलता है कि एरिक उस नए घर में रहने आया है, तो वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है किसी ने तो उस घर को बसाया, क्योंकि जितना उसे याद था वो घर बरसों से खाली पड़ा था। यानी कि पक्का उस घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, जो लोग या तो उसे लेना ही नहीं चाहते या फिर वहां टिकते ही नहीं। खैर, इसके बाद रात में जब रेचल सो रही होती है, तभी रेचल को एक भयानक सपना आता है जिसमें एलिस उनके पुराने घर के सामने खड़ी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसने अपनी डॉल की तरह कपड़े पहने हुए थे, जो फिलहाल रेचल को देखते ही चिल्लाने लगती है, जैसे वो बताना चाहती हो कि वो रेचल के उसकी गुड़िया बाहर फेंकने से काफी ज्यादा गुस्से में है। और ये सब देखकर रेचल खुद भी डर कर उठ जाती है, जिसके अगली सुबह जब वो एंड्रयू के कमरे में उसे उठाने जाती है, तो वहाँ उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, क्योंकि असल में वो डॉल फिर से एंड्रयू के बिस्तर पर थी। इस बात से रेचल गुस्सा होकर एंड्रयू पर चिल्ला उठती है और डॉल को दोबारा बाहर निकाल देती है। हालांकि बाद में वो एंड्रयू से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है, पर एंड्रयू उसकी बात पर ध्यान ना देकर कहता है कि उसे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ एंड्रयू किसकी बात कर रहा है, रेचल को ये बात समझ नहीं आती और रेचल पूरी तरह से उलझन में खो जाती है। अब वैसे रेचल हर हफ्ते अपनी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर लिविंगस्टन से मिलने जाती थी, जहां वो एलिस को खोने का दुख और स्वाना शिफ्ट होने की वजह डॉक्टर लिविंगस्टन को बताती है। तब ये सब सुनकर डॉक्टर रेचल से उसके परिवार के बाकी लोगों के हालात पूछती है, जिस पर रेचल कहती है कि बाकी सब काफी बेहतर हैं। अब इस सब के बाद अपने घर वापस आने के बाद रेचल अपने काम में लग गई थी। फिर उसी रात एरिक और रेचल अपने दोस्त जेम्स और उसकी पत्नी वेनिसा को डिनर पर बुलाते हैं। तब बातों ही बातों में वेनिसा बताती है कि उसकी दादी एक वूडू प्रीस्टेस थी, जो कि रूहों की दुनिया को देख सकती थी, और ये सुनकर अप्रैल हैरान रह जाती है। खैर, इसके बाद वेनिसा बताती है कि अपनी दादी की तरह वो भी घर में किसी बुरी शक्ति की मौजूदगी महसूस कर सकती है। इसी बीच अचानक एंड्रयू की नाक से खून निकलने लगता है, जो देखकर रेचल उसे बाथरूम में साफ करवाने ले जाती है, जहां एंड्रयू खुलासा करता है कि उसने उसे गुस्सा दिला दिया है। जब रेचल पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तभी खुद भी चिंता से एरिक अंदर आकर एंड्रयू को बाहर ले जाता है। अब आगे डिनर के बाद वेनिसा एरिक को बेसमेंट से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि उसे वहां कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था, और वैसे ये घर भी सही नहीं था। लेकिन एरिक ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ कोई बेसमेंट है ही नहीं, और दूसरा एरिक इन सब बातों पर भरोसा भी नहीं करता। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस घर में ऐसे कई राज दफन हैं जो उसके और उसके परिवार के होश उड़ाने वाले हैं।
खैर ये सुनकर वापस जाते वक्त वेनिसा जेम्स से कहती है कि वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी और उनके निकलने के बाद एलिस की आत्मा खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है। इधर सोते समय रेचल को फिर से एक भयानक सपना आता है जहां एंड्रयू और एलिस अपने पुराने घर में किसी शैतानी साए के कब्जे में थे और घर में आग लगी हुई थी। ये सपना देखकर घबराकर उठने पर रेचल को कुछ भी समझ नहीं आता और अचानक हम लोग घर के ऊपर वाले फ्लोर पर आग लगती हुई देख पाते हैं, लेकिन ये आग असली नहीं थी। खैर इसके अगली सुबह एरिक और रेचल एंड्रयू को पार्क ले जा रहे होते हैं, जिसके दौरान उन्होंने अप्रैल से भी चलने को कहा, लेकिन अप्रैल जो अभी भी गुस्से में है उसने जाने से मना करते हुए घर पर अकेले रहने का ही फैसला किया। अब एरिक और उसके परिवार के पार्क जाने के बाद रेचल और एंड्रयू के बीच थोड़ी अजीब बातें होने लगती हैं, क्योंकि एंड्रयू का मानना था कि किसी के मरने के बाद वो स्वर्ग या नर्क नहीं जाता बल्कि एक काली जगह पर कैद हो जाता है। तब रेचल उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एरिक वहाँ खाने पीने का सामान ले आता है, जिसे देखकर एंड्रयू शांत हो जाता है। इसी दौरान घर पर अप्रैल के पास लिलित नाम की एक लड़की आती है जो बताती है कि मैं पड़ोस में रहती हूँ। इतना बोलकर वो अप्रैल के काफी पास में आकर बैठ जाती है और उसे इधर उधर टच करने लगती है, जिससे अप्रैल को काफी अच्छा लग रहा था और इसके तुरंत बाद ही लिलित ने अप्रैल से रोमांटिक बातें करना शुरू कर दिया। पर इसके बाद वो दोनों और आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी एरिक, एंड्रयू और रेचल के आने की आवाज सुनकर अप्रैल लिलित को वहाँ से जाने को कहती है, जिसके दौरान जाते जाते लिलित अप्रैल को किस करके चली गई थी। अब आगे उस रात सोते वक्त रेचल को एलिस की आवाज सुनाई देती है जो उसे चेतावनी देती है कि जब भी वो सोती है तब बुरी चीजें होती हैं, मगर रेचल को इस बात का मतलब समझ ही नहीं आता। खैर इसके अगली सुबह वेनिसा एरिक के काम वाली जगह पर उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि मैंने अपनी दादी से उस घर के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया कि सिविल वॉर के टाइम पर इस घर में गोरे लोगों की फैमिली रहती थी, जिनके पास कुछ काले लोग गुलाम थे और वो गोरे लोग गुलामों को बेसमेंट में बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। इवन एक समय पर तो उन्होंने गुलामों को जिंदा जला दिया था, जिनकी आत्मा अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ये बताने के बाद वेनिसा एरिक को फिर से उस घर से जाने को कहती है, लेकिन एरिक अभी भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं रेचल घर में घूमते हुए देखती है कि एंड्रयू अपने बिस्तर की चद्दर के अंदर किसी से बातें कर रहा है। ये देखकर जब वो चद्दर हटाती है तो वहाँ वही डॉल निकलती है, जिसे देखकर रेचल के तो होश उड़ जाते हैं और वो एंड्रयू को कचरे के डब्बे से डॉल निकालने पर बुरी तरह से डांटने लगती है। एंड्रयू को डांटकर वो डॉल को अपने साथ ले गई थी, जिसके दौरान अचानक एंड्रयू धीरे से फुसफुसाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर रेचल इस बात को नहीं सुनती और गुस्से में उस डॉल को बाहर ले जाकर उसमें आग लगा देती है। उस दौरान घर के अंदर एंड्रयू किसी अदृश्य शक्ति से अपनी मां की हरकत के लिए माफी मांग रहा होता है और तभी बिस्तर के नीचे से एलिस का साया उभरता है, जिसके तुरंत बाद कमरे की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। अब इसके अगली सुबह जब रेचल घर में अकेली होती है तब अजीबों गरीब सिलसिला शुरू हो जाता है। एंड्रयू की क्लोसेट का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। तब रेचल हिम्मत करके ऊपर जांच करने जाती है, पर तभी किचन में एक गुलदस्ता नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है, जिससे रेचल सहम जाती है। उसे ये सब अपने ट्रॉमा की वजह से लग रहा था, इसलिए वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, आईने में उसकी परछाई वहीं रुकी रहती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। पर किस्मत से रेचल ने अपनी परछाई को ऐसा करते हुए नहीं देखा था, मगर अब ये बात तो साफ थी कि इस घर में जो भी मौजूद है वो रेचल के पीछे पड़ चुका है। खैर अभी परेशान होकर रेचल अपनी थेरेपिस्ट से मिलने के लिए निकलती है, पर रास्ते में घर से थोड़ा सा दूर जाकर ही उसकी कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से रेचल सुनसान सड़क पर मदद का इंतजार कर रही होती है कि विलियम नाम का एक अजीब सा आदमी वहां आता है और कार ठीक करने की परमिशन मांगता है और रेचल उसे कार ठीक करने की परमिशन दे देती है। अब गाड़ी ठीक करने के बाद विलियम रेचल से कहता है कि वो यहाँ के लोगों की बातों पर यकीन न करे, क्योंकि वो सब झूठ बोलते हैं। तब उसकी बातों से कहीं न कहीं ये समझ आ रहा था कि असल में विलियम वेनिसा की बातों के बारे में बात कर रहा था। खैर रेचल अभी विलियम से बात करते हुए अजीब फील कर रही होती है, इसलिए वो अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। अब आगे थेरेपी सेशन के दौरान रेचल डॉक्टर को बताती है कि वो एलिस की मौत के दुख से अकेले जूझ रही है, जबकि परिवार का कोई और सदस्य इस दर्द को महसूस तक नहीं करता। दरअसल रेचल अब तक आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि हादसे वाले दिन वो एरिक और एंड्रयू को लेकर बाहर गई हुई थी और पीछे से अप्रैल एलिस पर सही से ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से छोटी एलिस पूल में चली गई, जहाँ गहराई में जाने के कारण उसकी मौत हो गई। रेचल अपने आप को एलिस की मौत का गुनहगार इसीलिए मानती थी क्योंकि उसके मरते समय घर में मौजूद न होने की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पाई। अब उसी रात एरिक और रेचल मूवी देखने बाहर जाते हैं और अप्रैल और एंड्रयू घर पर अकेले रह जाते हैं। तब अप्रैल के कमरे में लिलित वापस आती है और दोनों रिश्तों को लेकर बातचीत शुरू कर देते हैं। उसी वक्त लिलित फिर से अप्रैल के करीब आने लग गई थी, जिसके दौरान वो शुरू होने ही वाले थे कि तभी एंड्रयू बीच में आकर अप्रैल से बेड टाइम स्टोरी सुनाने की जिद करने लगता है, जिस पर अप्रैल
मना करके लिलित के साथ ऊपर वाले कमरे में चली जाती है जहां दोनों ने इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। और तभी अचानक हम पीछे मौजूद उसी डॉल को देखते हैं जिसे वैसे तो रेचल ने जला दिया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से सही थी और घर के अंदर वापस आ गई थी। अब अगली सुबह रेचल के पास एक बेहद डरावनी कॉल आती है जहां वो एलिस की आवाज सुनती है। एलिस उसे चेतावनी देती है कि उसे सोना नहीं चाहिए क्योंकि उसके सोते ही बुरी चीजें होती हैं। इस खौफ से घबराकर रेचल एंड्रयू के बिस्तर के नीचे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा देती है क्योंकि ऐसी चीजें एंड्रयू के कमरे में ही ज्यादा हो रही थी और एंड्रयू खुद भी काफी समय से अजीब बर्ताव कर रहा था। खैर, अब इसके बाद धीरे धीरे रेचल का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और एक शाम जब वो लिविंग रूम में बैठी होती है तो हम एलिस का साया ठीक उसके बगल में बैठा देख पाते हैं। अब आगे उसी शाम जब रेचल एंड्रयू को इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो उसे अलमारी से निकलता हुआ देखती है और रेचल के पूछने पर एंड्रयू बताता है कि वो हाइड एंड सीक खेल रहा है, जिसे सुनकर रेचल सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो खेल किसके साथ रहा था। अब इसके बाद रेचल बिस्तर के नीचे से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालती है और अपने कमरे में जाकर उसे सुनती है। उस रिकॉर्डिंग में एंड्रयू एक लोरी गा रहा होता है, पर तभी अचानक उसमें रेचल को एलिस की भी आवाज सुनाई देती है, जिससे घबराकर रेचल वापस से रिकॉर्डिंग को शुरू करती है। लेकिन हैरत की बात थी कि इस बार उसे सिर्फ एंड्रयू की ही आवाज सुनाई दे रही थी। अब रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, एंड्रयू अपने कमरे से बाहर निकलता है और एलिस से बातें करते हुए स्विमिंग पूल की ओर जाने लगता है। तब एलिस उसे भी पानी में कूदने का इशारा करती है, जो करते ही एंड्रयू भी पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी एरिक सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब इसके बाद रेचल एंड्रयू को उसकी इस हरकत पर वापस डांटने लगती है और अभी एरिक भी उसे दोबारा रात को बाहर ना निकलने को कहता है। जिसके बाद एरिक रेचल को शांत करवाते हुए कहता है कि वो आगे से मेन डोर पर लॉक लगा देगा ताकि एंड्रयू महफूज रहे, और ये सुनकर रेचल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब इसके अगली सुबह रेचल एक बार फिर से उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को चेक करती है और इस बार रिकॉर्डिंग में एलिस एंड्रयू को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती हुई सुनाई दे रही थी। वो एंड्रयू के दिमाग में झूठ भरती है कि रेचल उसे प्यार नहीं करती और साथ ही एलिस अपनी मौत का इल्जाम भी रेचल पर मढ़ देती है। ये सुनकर रेचल पूरी तरह से टूट जाती है और रोती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। परेशान हालत में वो तुरंत डॉक्टर लिविंगस्टन के पास जाती है और बताती है कि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और एलिस की आत्मा उनका पीछा कर रही है। वो सबूत के तौर पर डॉक्टर को रिकॉर्डिंग भी सुनाती है, लेकिन ऐसा करते वक्त उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ एंड्रयू की ही आवाज आ रही थी और एलिस की आवाज का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। तब डॉक्टर उसे समझाती है कि शायद ये उसकी दिमाग का कोई वहम है और उन्हें एलिस की यादों के लिए एक मेमोरियल या फिर कोई खास जगह बनानी होगी, जिससे वो उसकी यादों को फेस कर पाएगी और उसे भी बेटर फील होगा। और ये सुनकर रेचल ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब उसी रात एंड्रयू की नींद फिर से खुलती है, जिसके दौरान एलिस ने उसे खेलने के लिए उठाया था, मगर इस बार वो एलिस से साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ नहीं खेलना चाहता और एलिस उसे अकेला छोड़ दे। इतना बोलकर एंड्रयू वापस बिस्तर पर चला जाता है और तभी उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसका मतलब था कि एलिस कहीं न कहीं उसकी अलमारी में ही रह रही थी। अब इसके अगले दिन रेचल से मिलने जोसेफाइन आती है, जो कि असल में वेनिसा की दादी थी और अभी वो उस घर के बारे में चेतावनी देने आई थी। जोसेफाइन वही इतिहास दोहराती है कि कैसे इस घर में गुलामों को तड़पा तड़पा कर मारा गया था, जिसकी वजह से ये घर किसी के भी रहने के लिए सही नहीं है। लेकिन रेचल को इस बात पर अभी भी यकीन नहीं होता, जिस पर जोसेफाइन उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए बताती है कि वो परिवार असल में शैतान का पुजारी था और उसी वजह से वो ये सब किया करते थे। लेकिन ये सुनकर तो उल्टा रेचल को इन सब बातों पर भरोसा होना बंद हो जाता है और वो इन बातों से तंग आकर जोसेफाइन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। मगर जाते जाते जोसेफाइन एक आखिरी चेतावनी देती है कि अगर वो लोग वक्त रहते वहाँ से नहीं गए तो वो शैतानी ताकतें उन्हें भी पूरी तरह से बदल देंगी। अब इतना बोलकर जोसेफाइन तो वहाँ से चली गई थी, पर रात में सच में उन बुरी ताकतों का असर हो रहा था, क्योंकि जब अप्रैल सो रही थी तो लिलित उसके बगल में लेटी हुई थी और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे लिलित खुद भी एक आत्मा ही है, क्योंकि वो कभी किसी और के सामने अप्रैल से मिलने नहीं आती थी। दूसरी ओर एंड्रयू अपनी अलमारी के सामने एक बॉक्स रख देता है ताकि अंदर जो कुछ भी है वो बाहर ना आ सके। अब इसके अगले दिन लिलित अप्रैल को घर के पीछे जंगल में एक बने कब्रिस्तान में ले जाती है, जहां जाने में अप्रैल को अजीब महसूस हो रहा था, पर फिर भी वो लिलित के पीछे पीछे चली जाती है और वहां लिलित उसे बताती है कि उन गुलामों को यहीं दफनाया गया था। ये बताने के बाद लिलित वहीं पर अप्रैल के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन अप्रैल का डर बढ़ने लगता है और वो वहां से भाग जाती है। और कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि शायद लिलित अप्रैल के साथ ऐसा करके वहां मौजूद किसी बुरी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रही थी।
इधर घर पर जब रेचल एलिस के लिए कमरा सजा रही होती है, तब कोने में एलिस का साया दिखाई देता है जो कि काफी खुश हो रहा था। उसी रात रेचल, जिस पर अब शैतानी असर शुरू हो चुका था, वो एलिस के कमरे में जाकर लोरी गाने लगती है, जिसके दौरान वैसे तो उसकी गोद में वही डॉल थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिस है जो अब जिंदा हो चुकी है। अब अगली सुबह रेचल बच्चों को लेकर पार्क जाती है, जिसके दौरान अप्रैल लिलिथ को वॉइसमेल भेजकर पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है और हिम्मत करके अपनी माँ को लिलिथ के बारे में बताती है। उस दौरान अप्रैल अपने रिश्ते का जिक्र कर रही थी, लेकिन रेचल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी रेचल देखती है कि एंड्रयू एक छोटी बच्ची को झील में धक्का दे रहा है। ये देखकर वो डरते हुए उसे बचाने भागती है, लेकिन तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिससे रेचल गुस्से में एंड्रयू को डांटने लगती है। इसी बीच घर पर एरिक पूल में नहा रहा होता है कि तभी लिलिथ इस बार उसके पास वहां बिना कपड़ों में पहुंच जाती है और पानी में उतरकर एरिक को सेड्यूस करने की कोशिश और उसे किस भी करती है, लेकिन एरिक खुद को संभाल लेता है और उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है। अब इसके थोड़ी देर बाद एरिक को एक पैरामेडिक का कॉल आता है, जो उसकी पत्नी के बारे में बताते हुए उसे पार्क में आने को कहता है, जो सुनकर एरिक तुरंत पार्क की ओर निकल जाता है। वहाँ वो पैरामेडिक एरिक को बताता है कि रेचल ने एंड्रयू को एक बच्ची को झील में धक्का देते हुए देखा, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी चश्मदीद ने वहाँ कोई बच्ची नहीं देखी। उसी वजह से पैरामेडिक को शक होता है कि शायद रेचल कोई दवाइयां ले रही है, जिस पर एरिक ये कहकर बात टाल देता है कि वो बस पिछले कुछ वक्त से काफी स्ट्रेस में है। अब इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, रेचल का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है और वो उस डॉल से कुछ ज्यादा ही लगाव दिखाने लगती है, जो अप्रैल को सबसे ज्यादा अजीब लग रहा था। इसी बीच डिनर के दौरान एरिक के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज और एक फोटो आती है, जिसमें वो लिलिथ के साथ दिख रहा था। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि लिलिथ ही होती है, जो एरिक को धमकाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये फोटो उसकी पत्नी को भेज देगी, और ये सुनकर एरिक घबरा जाता है। अब इसके अगली सुबह वेनिसा एक बार फिर से एरिक के वर्क प्लेस पहुंचती है और बताती है कि उसे उस घर को लेकर बेहद डरावने सपने आ रहे हैं। वो जोर देकर कहती है कि उस घर के बेसमेंट में कुछ बहुत ही बुरा और शैतानी है, और सवाल करती है कि उस घर के पुराने मालिकों ने उसे अधूरा क्यों छोड़ा। पर एरिक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि उनके घर में कोई बेसमेंट नहीं है, और तभी जेम्स बीच बचाव करके वेनिसा को वहाँ से ले जाता है। अब उसी रात एलिस की आवाज के असर में आकर रेचल हाथ में चाकू लिए एंड्रयू के कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो एंड्रयू को कोई नुकसान पहुंचाती, एरिक सही वक्त पर पहुंच जाता है और रेचल को शैतानी कब्जे से छुड़वा लेता है। अब रेचल की इस हालत से परेशान होकर एरिक डॉक्टर लिविंगस्टन से मदद लेने जाता है। तब बातचीत के दौरान जब डॉक्टर एलिस की मौत का जिक्र करती है, तो एरिक बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है कि वो किसी एलिस को नहीं जानता, क्योंकि उनके तो शुरू से बस 2 ही बच्चे थे, और वो हैं अप्रैल और एंड्रयू। अब ये सब सुनकर डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं और अभी एरिक वहाँ से चला जाता है। वैसे असल में घर में मौजूद आत्मा कोई और नहीं बल्कि एलिस ही थी, जिसने इधर आते समय ही रेचल के दिमाग पर कब्जा कर लिया था, और उन्होंने अपने पुराने शहर को एलिस की मौत की वजह से नहीं बल्कि एरिक के ट्रांसफर की वजह से छोड़ा था, और उसी वजह से एलिस के बारे में सोचकर बस रेचल का दिमाग खराब रहता था, जबकि बाकी कोई भी उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता था। पर आखिर ये एलिस कौन थी, इस बारे में जानने के लिए घर वापस लौटते वक्त एरिक वेनिसा को फोन करके उसके बारे में पूछता है। तब वेनिसा उसे एक परिवार के बारे में बताती है, जिनकी बेटी उसी घर के पूल में डूबकर मारी गई थी, और असल में वही एलिस थी। ये जानकर जब एरिक घर पहुंचता है तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अब वो फ्लैशलाइट लेकर अप्रैल और एंड्रयू को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके दौरान एरिक को रेचल दिखाई देती है, जो अभी भी एलिस की डॉल के साथ खेल रही थी। उसको देखकर जब एरिक उससे बच्चों के बारे में पूछता है, तो शैतानी कब्जे में जकड़ी रेचल कहती है कि दोनों बच्चे बेसमेंट में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, जो सुनकर एरिक पागलों की तरह बेसमेंट की तलाश शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि इस घर में सच में बेसमेंट है और पक्का एंड्रयू और अप्रैल की जान खतरे में है। तब एरिक को एक दरवाजा मिलता है, जो कि एक छुपी हुई जगह की ओर खुलता था, लेकिन वो बेसमेंट नहीं था, और वहां जाने पर उसे लिलिथ की एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तभी एक लड़की की आवाज उसे खेलने के लिए बुलाती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एलिस का खौफनाक शैतानी रूप उसके सामने आ जाता है। तब डर के मारे एरिक वहां से भागता है और एक कमरे में पहुंचता है, जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, जो देखकर उसे समझ आता है कि ये घर उस इंसान जिसने रेचल की गाड़ी ठीक करने में उसकी मदद की थी, यानी कि विलियम और उसकी बेटी लिलिथ का है, और ये सब लोग उन्हीं दरिंदों के वंशज हैं जिन्होंने बेसमेंट में गुलामों को तड़पाया था। और सच में वो सब आत्माएं थी, जो फिलहाल एरिक को घेर लेते हैं और उसके सर पर एक बोरा डाल देते हैं, जिसके बाद एरिक खुद को उसी कमरे के बाहर पाता है, जहां विलियम खौफनाक तरीके से हंस रहा होता है।
तब घबराया हुआ एरिक एंड्रयू के कमरे की ओर भागता है, जहां उसे अलमारी तक जाते हुए खून से सने पैरों के निशान मिलते हैं, जहां से आखिरकार एरिक को घर के नीचे बेसमेंट का रास्ता मिल जाता है, जहां वो गुलामों को तड़पाने वाला खौफनाक औजार देखता है। अभी बेसमेंट की गहराई में जाने पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहाँ एक कुआं दिखता है। तब अपने बच्चों की तलाश में एरिक उन्हें आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। पर तभी उसका ध्यान एक बंद संदूक पर जाता है जो कि जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगता है कि शायद उसके बच्चे उसके अंदर हैं, इसलिए वो एक लोहे की रॉड से उसे खोलने की कोशिश करता है। पर इसी कशमकश के बीच उस अंधेरे कुएं से लिलित का एक खून से सना शैतानी रूप बाहर निकलता है और एरिक का मजाक उड़ाने लगता है। जैसे ही एरिक संदूक खोलने में कामयाब होता है, अंदर से एंड्रयू नहीं बल्कि एलिस निकलती है, जो उसे अपनी पत्नी को धोखा देने के बारे में बात कर रही थी, जिस पर डर के मारे एरिक तुरंत बॉक्स को बंद करता है और बेसमेंट से बाहर की ओर भागता है। अब एरिक घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वही डॉल उसका रास्ता रोक लेती है। तभी अचानक उसके गले में एक फंदा कस जाता है और विलियम उसे दोबारा बेसमेंट में ले जाता है, जिसके अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद होता है और घर की लाइट वापस आ जाती है। इधर रेचल के कमरे में रेचल आराम से शैतान के कब्जे में बैठी थी और उसके बगल में एलिस खड़ी थी, जिसके अगले ही पल एलिस अचानक लिलित में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि रेचल के दिमाग पर बस एलिस ने नहीं बल्कि लिलित ने भी कब्जा किया हुआ था। अब यहाँ से कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है और रेचल अब एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती थी, जहाँ डॉक्टर लिविंगस्टन उससे उसके बच्चों और एरिक के बारे में पूछती है, लेकिन रेचल बिना कुछ बोले बस मुस्कुराती रहती है, जिससे तंग आकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। एरिक और उसके बच्चे अब उस घर के पुराने राजों की भेंट चढ़ चुके थे और अब उनका कोई नामो निशान नहीं था। रेचल पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और एक मेंटल असाइलम में बंद सिर्फ एक खौफनाक मुस्कान के साथ रह जाती है, क्योंकि उस घर का शैतानी साया अब भी उसके दिमाग पर कब्जा किए हुए है। पर क्या आप जानते हैं कि आत्माओं का ये खेल सिर्फ एक घर या फिर एक परिवार तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी शैतानी ताकतें किसी ऐसी जगह में नहीं बल्कि एक ऐसी चीज में कैद होती हैं जो सदियों से सिर्फ मौत का सौदा करती आ रही है। ऐसे ही साल 1693 फ्रांस में एक ऐसी ही शैतानी शक्ति ने जन्म लिया था। ये कहानी है एक ऐसे जादुई बोर्ड की जिसके पास दुनिया के सारे राज हैं, लेकिन हर राज को जानने की कीमत है मौत। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या सदियों पुरानी नागासौत का बदला आज के मासूम लोगों की जान लेगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये खौफनाक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।